से स्टेट की है जो एक बीमारू स्टेट की छवि को काउंटर करते हुए आज देश का ग्रेन बाउल बन चुका है। आज का वीडियो हार्ट ऑफ इंडिया कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मिरेकल की दास्तां और उसके कारणों पर बेस्ड है। लेकिन इस चर्चा से पहले हम एमपी के इतिहास, कल्चर, समझ और उसकी इकोनॉमी के बारे में ब्रीफली कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, यदि आप स्टडी आईक्यू को रेगुलरली देखते आए हैं तो अब आप एक छोटा सा अमाउंट देके स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है बाई लैंड और अपनी 7.26 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वो फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है बाई पॉपुलेशन। एमपी में इंडिया का लार्जेस्ट 94,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर और लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बाई नंबर है। इसके अलावा 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सांची स्तूप, भिमबेटका और खजुराहो के लिए एमपी दुनिया भर में फेमस है। भिमबेटका रॉक शेल्टर्स एमपी के रीजन में अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। साथ ही सम्राट अशोका मौर्य वंश के शासक बनने से पहले अवंती प्रोविंस के गवर्नर थे जो एमपी में ही था और अशोका ने ही यहाँ सांची स्तूप और भरूच स्तूप का कंस्ट्रक्शन किया था। 9th सेंचुरी में चंदेल शासकों द्वारा कंस्ट्रक्टेड खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स न सिर्फ एमपी की बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। इनके अलावा 14 से 15 सेंचुरी में मालवा सल्तनत द्वारा बनाए गए मंडू के स्ट्रक्चर्स जैसे हिंडोला महल, जहाज महल, जल महल एक्सेट्रा भी एमपी की टूरिज्म इकोनॉमी की बैकबोन है। कल्चरल हिस्ट्री में भी एमपी का बड़ा योगदान है। प्राचीन भारत के महान प्लेराइट और ड्रामाटिस्ट कालिदास के लिए भी एमपी जाना जाता है जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में रहते थे। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के किनारे ही दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग्स कुंभ मेला का हर 12 साल में आयोजन होता है जिसे हम सिंहस्थ कहते हैं। आधुनिक इतिहास में चलें तो एमपी आधुनिक भारत के कुछ महान फ्रीडम फाइटर्स जैसे चंद्रशेखर आजाद और रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहे जाने वाले तांत्या भील की भी धरती है। इसके अलावा हिंदी भाषा के कुछ महान लेखक जैसे हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध और शरद जोशी भी यहीं से थे। नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी भी विदिशा से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने इस महान कल्चर और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के बावजूद एमपी इंडिया के वन ऑफ द वर्स्ट सोशल इंडिकेटर्स वाले स्टेट्स में गिना जाने लगा था और इसलिए इसे यूपी, बिहार, राजस्थान के साथ डेमोग्राफर आशीष बोस ने बीमारू स्टेट का दर्जा दिया था। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 2001 में एमपी में नंबर ऑफ पुअर्स नेशनल एवरेज 27% से 10% ज़्यादा यानी कि 37% थे। एनएचडीआर 2001 के हिसाब से एमपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी काफ़ी पुअरली परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नेशनल एवरेज 70/1000 बर्थ के कंपैरिजन में एमपी में ये नंबर 89 था। खैर, अब एक ओवरव्यू के थ्रू हम एमपी की इकोनॉमी के कुछ मेजर पिलर्स की चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर का एमपी की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, एमपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 47% तक है जिसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं। माइनिंग इंडस्ट्रीज का यहाँ लोकेशन एमपी में रिच नेचुरल रिसोर्सेज के चलते हैं। सिंगरौली बेल्ट को यहाँ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है जहाँ कोल के मैसिव रिजर्व्स हैं। एमपी में इंडिया का लगभग 8% कोल रिजर्व है। पन्ना की मझगांवा माइंस अपने डायमंड के लिए फेमस है और एमपी इंडिया का सोल डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स भी यहाँ के बालाघाट में लोकेटेड है जो नेशनल रिजर्व्स का 41.39% है। एमपी का फार्मा सेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 250 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, स्पेशली मालवा में। इंदौर में लोकेटेड पिथमपुर SEZ फार्मा हब है जहाँ इंडियन जायंट्स सिप्ला, ल्यूपिन, माइलिन एक्सेट्रा के फैक्ट्रीज हैं। ड्रग फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट एमपी के टोटल एक्सपोर्ट में 17.78% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एमपी का मोस्ट एरिया डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन ही है, स्पेशली मालवा प्लेटू जहां ब्लैक कॉटन सॉइल अबंडेंस में है। ब्लैक कॉटन सॉइल के चैनल एमपी वन ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से है और इसलिए यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर है। इसके अलावा यहाँ के कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट टोटल स्टेट एक्सपोर्ट में 7% कंट्रीब्यूट करता है। मालवा के टेक्सटाइल्स हिस्टोरिकली भी काफ़ी क्रूशल हैं जो बनारस और ढाका के टेक्सटाइल के साथ इंडिया के फ्लरिशिंग हैंडलूम्स में थे। आज भी एमपी का मोस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालवा में कंसंट्रेटेड है। फेमस जीआई टैग चंदेरी फैब्रिक भी यहाँ के अशोकनगर में प्रोड्यूस होता है। अगला क्रूशल सेक्टर है टूरिज्म। एमपी विंध्यान और सतपुरा माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है
जिसके चलते यहाँ की सीनिक ब्यूटी पूरे भारत में फेमस है। चाइनीज ट्रैवलर फाहीन ने मालवा के क्लाइमेट को बेस्ट क्लाइमेट भी बोला था। मोस्ट एरियाज प्लेटू में होने के चलते कई मैसिव वाटरफॉल्स भी यहाँ हैं, जिनमें चाचाही, कपिल धारा, धुंधार फॉल्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड हैं। यहाँ के हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन की बात तो हमने शुरुआत में ही की है, जो यहाँ के टूरिज्म के लिए क्रूशल है। 2018 में यहाँ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स लगभग 3.8 लाख और 8.4 करोड़ रहे। एमपी गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में स्पेशल अटेंशन देते हुए एमपी टूरिज्म को मीडिया के थ्रू प्रमोट भी किया है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें कान्हा, बंधावगढ़ और पेंच जैसे नेशनल पार्क्स आते हैं। पेंच नेशनल पार्क से ही रुडयार्ड किपलिंग को अपनी किताब जंगल बुक के लिए इंस्पिरेशन मिली थी। इन सब के बावजूद एमपी प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका यहाँ की जीडीपी में शेयर 30% से भी ज्यादा है, अनलाइक इंडियाज एवरेज अराउंड 17%। ICRIER की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ ऑलमोस्ट 70% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, जो इंडिया के एवरेज 55% से कहीं ज्यादा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग का स्टेट जीडीपी में शेयर सिर्फ 21% है और सर्विसेज का लगभग 49%। वैसे तो एग्रीकल्चर यहाँ हमेशा से ही प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहा है, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में इस सेक्टर में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस दिखे हैं, जिसने दुनिया भर को चौंका दिया है। आइए देखते हैं क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशंस। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि जहां एक तरफ बाकी स्टेट्स की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगातार कम हुआ है, वहीं एमपी में ये 2010 के बाद से बढ़ा है। ICRIER की माने तो 2003 से 2011 के बीच स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर 29% से घटकर 22% हो गया था, लेकिन 2011 से 2015 के बीच ये बढ़कर 30% तक चला गया। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स के अगेंस्ट भी है, क्योंकि विद टाइम एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में शेयर कम होना चाहिए एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट स्टैग्नेटिंग। एमपी में भी काफी समय तक यही हुआ, लेकिन एक सडन रिवर्स स्ट्रक्चरल चेंज के चलते वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर बूम होने लगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते एमपी को 2011 से 2016 तक लगातार 5 बार यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कृषि सम्मान अवार्ड से नवाजा जा चुका है। यही नहीं, 2020 से 2021 में तो एमपी ने व्हीट प्रोक्योरमेंट में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया और वो इंडिया का न्यू व्हीट बास्केट बन के उभरा। 2020 से 2021 में एमपी ने 129 लाख टन का व्हीट प्रोक्योरमेंट किया एज कंपेयर टू 127 लाख टन ऑफ पंजाब। प्रोडक्शन के मामले में तो एमपी पंजाब से आज कहीं आगे है। एस्टिमेट के हिसाब से पंजाब के लगभग 175 लाख टन व्हीट प्रोडक्शन के सामने एमपी लगभग 300 लाख टन व्हीट प्रोड्यूस करता है और इंडिया के टोटल व्हीट में 16% कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम 8% इन 2002। प्रोडक्शन में एमपी सिर्फ यूपी से पीछे है, जिसका प्रोडक्शन लगभग 320 लाख टन के आसपास रहता है। एमपी का एग्रीकल्चर जिस तरीके से बूम हो रहा है, वो जल्द ही शायद इस मार्क को भी क्रॉस कर लेगा। व्हीट प्रोडक्टिविटी भी 2002 के मुकाबले लगभग 1.5 गुना बढ़ी है, लेकिन इस एस्पेक्ट में अभी भी वो पंजाब के 4.7 MT पर हेक्टेयर और हरियाणा के 4.4 MT पर हेक्टेयर से पीछे है। एमपी की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2.6 MT पर हेक्टेयर है। ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में एमपी ने 2004-05 से 2014-15 तक ऑन एवरेज हाईएस्ट ग्रोथ विटनेस किया है, जो कि 9.7% है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे 2002 से 2003 में नेगेटिव ग्रोथ और 2010 तक अनसर्टेन ग्रोथ रेट फिटनेस करने वाले स्टेट ने 2010-11 के बाद एक स्टेडी एग्री ग्रोथ विटनेस किया है। 2013-14 में एमपी का ग्रोथ 20% तक पहुंच गया था। 2010 से 2015 के बीच तो एमपी की एग्रीकल्चरल जीडीपी 14.2% से ग्रो हुई, जब नेशनल एवरेज सिर्फ 4% था। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी कहते हैं कि इस पीरियड में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008-9 और 2009-10 के ड्रॉट ईयर्स में भी एमपी का एग्रीकल्चरल ग्रोथ लगभग 9% तक था, जबकि नेशनल एवरेज 1% तक गिर गया था। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एमपी ने अपने मॉनसून ओवर डिपेंडेंस को कम किया है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कारण क्या है, जिसके चलते आज एमपी पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। आइए जानते हैं उन कारण को।
एमपी के एग्रीकल्चर मिरेकल का सबसे पहला कारण है 2005 के बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सोयाबीन पर डिपेंडेंस का कम होना। हम आपको बता दें कि सोयाबीन कल्टीवेशन के इनिशियल सक्सेस ने 1980s के बाद एमपी में रूरल प्रॉस्पेरिटी को इम्प्रूव किया था और काफी समय तक फार्मर्स का मेन क्रॉप रहा। लेकिन 2005 के बाद लो एक्सपोर्ट्स, इरेटिक रेनफॉल एंड पेस्ट अटैक्स के चलते सोया फार्मिंग प्रॉब्लम फेस करने लगी। किसी एक क्रॉप पर ओवर डिपेंडेंस वैसे भी सस्टेनेबल नहीं होती है। इसी दौर में एमपी ने बासमती पैडी को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस किया, जिसके जीआई टैग को लेकर एमपी और पंजाब के बीच पॉलिटिकल और लीगल बैटल्स अभी भी चल रहे हैं। वैसे पैडी ईस्टर्न और नदर्न एमपी की ट्रेडिशनल क्रॉप हमेशा से थी, लेकिन सेंट्रल नर्मदा रीजन में बासमती के इंट्रोडक्शन ने इस एरिया को काफी प्रॉस्परस बनाया। आज कई ब्रांडेड कंपनीज एक्सपोर्ट के लिए इस रीजन से राइस को प्रोक्योर करती हैं। इस राइस में रिटर्न्स भी काफी हाई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ₹4,500 पर क्विंटल तक के रेट्स के साथ ये सोयाबीन की प्राइस से लगभग 6 गुना ज्यादा है। इसके अलावा बासमती एक लॉन्ग ग्रेन राइस है जिसने प्रोडक्टिविटी को भी काफी इंप्रूव किया है। 2002 में जो 6.6 क्विंटल्स पर हेक्टेयर था, आज ये लगभग 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर तक इंक्रीज